वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स जी। 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उसको प्रॉपर उसका हिंदी में समझ भी नहीं पाते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये आपको पूरा पेपर हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है। ध्यान से देखिए, एग्जाम बिल्कुल सेम ऐसा ही आना है इस बार भी। तो ये इंग्लिश का पेपर है और ये 2025 का है और सेट है ये 316 HZ। कक्षा 12 के 2-3 पेपर कराएंगे जो पिछले साल आ चुके हैं 2025 में, क्योंकि एक साल में 7 सेट होते हैं। तो ये आपने देखना है, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको मिलने वाला है 2026 में भी। समय 3 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, क्या क्या है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये प्रश्न पत्र 4 भागों में बटा है, ABCD। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चन सभी भागों से करने जरूरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड। अंक दिखाए गए हैं अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने। देखो, ये सेक्शन A आएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा नंबर का होगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आपने ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। इस देखो, इस पैरे की हिंदी आपको बताई दी जा रही है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और उसके बाद में जो 15 नंबर के आप क्वेश्चन दिए हुए वो आप खुद ही अपने आप हल कर सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार समझते हैं कैसे है। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, लीड्स टू द हेल्थ, स्वास्थ्य की ओर ले जाता है इंसान को, एंड हैप्पीनेस, और खुशी की ओर ले जाता है। द मैन हु राइजिज, वो इंसान जो लेट उठता है, राइजिज लेट, लेट उठता है। कैन हैव लिटिल रेस्ट, उसे थोड़ा सा ही आराम मिलता है। इन द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन में। एनीवन, कोई भी इंसान। हु लाइज, इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप खुद ही कर सकते हैं, आपको बताया जाएगी उनकी हिंदी भी कि किस तरह का पिछले साल में ये क्वेश्चन दिए हुए थे। ये 15 नंबर का पैरा दिया था। एनीवन हु लाइज, कोई भी इंसान जो पड़ा रहता है, इन द बेड, बिस्तर पर लेट देर तक, इज कंपेल्ड टू वर्क, वो मजबूर हो जाता है, टू वर्क, कार्य करने के लिए, टिल आ लेट आर इन द इवनिंग, समय के अंतिम अंतिम क्षण तक भी, अंतिम अंतिम घंटे तक भी, यानी देर शाम तक वह काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, सांझ की एक्सरसाइज करे बिना ही उसे, यानी सो जाना पड़ता है, बिस्तर पर जाना पड़ता है। और विच इज सो नेसेसरी, जो बहुत बेहद जरूरी होता है एक्सरसाइज करना, फॉर इज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के लिए। यानी शाम की एक्सरसाइज करने का भी उसे समय नहीं मिल पाता है, और जो जो कि जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, वो आप देखोगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स इफोर्ट्स, सभी प्रयास करने के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसका कार्य, सारे प्रयास करने के बावजूद भी उसका जो कार्य है, विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं उत्पन्न कर पाएगा, एज गुड रिजल्ट्स, इतने अच्छे परिणाम, एज दैट ऑफ अर्ली राइजर, जितना कि जल्दी उठने वाले के कार्य परिणाम देते हैं। ये कह रहे हैं द रीजन फॉर दिस, इसका मेन कारण क्या है, वो है दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि क्योंकि ही कैन नॉट टेक, वह नहीं ले सकता है, एडवांटेज मीन्स लाभ, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स, तरोताजा करने वाले समय का, ऑफ मॉर्निंग, जो सुबह का होता है। और सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, कुछ लोग तो क्या मानते हैं, कहते हैं कि जो क्वाइट आवर होता है, शांत समय, एक एक वर्ड देखना है, इसके नीचे क्वेश्चन आपने फिर सेलेक्ट करना है कि क्वाइट आवर, जो शांत समय होता है, वो मिडनाइट, आधी रात का, इन द इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, इज द, ये यहाँ पर इज आएगा, इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, वो कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। यानी कुछ लोग तो कहते हैं कि आधी रात का जो शांत समय होता है, जब वातावरण शांत होता है, तो सबसे अच्छा समय वही होता है कार्य करने के लिए, कुछ लोग मानते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि सेवरल ग्रेट थिंकर, कुछ महान विचारक जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, से वो कहते हैं दैट दैट दैट
वो क्या कहते हैं, दैट दे कैन राइट, वो लिख सकते हैं द बेस्ट, सबसे अच्छा लेख, ओनली वैन, केवल तब ही, वैन जब, दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वो आधी रात का तेल जलाते हैं, यानी आधी रात के समय लैंप जलाकर पढ़ते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल एक प्रोवर्ब है, कहावत है, एक मुहावरा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात को कठिन परिश्रम करना। तो जब वो रात को कठिन परिश्रम करते हैं तभी वो अच्छा लिख सकते हैं, कुछ महान विचारक ऐसा सोचते हैं। येट फिर भी, इट इज ट्रू, यह कहना सच है, इट इज ट्रू टू से, यह कहना सच है, दैट की फ्यू मैन, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है, फ्यू मैन, कुछ ही थोड़े से आदमी होते हैं, हैव ए क्लियर ब्रेन, जिनका माइंड क्लियर होता है, एट मिडनाइट, आधी रात के समय, यानी कुछ ही, ये कहना सच है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग आधी रात के समय बड़ा तेज होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, किस समय, जब शरीर को आराम की जरूरत होती है आधी रात के समय, एंड स्लीप, और सोने की जरूरत होती है। दोज वाई वर्क, देखो, दोज वर्क एट दैट टाइम, दोज हु वर्क, दोज में जो कार्य करते हैं, एट दैट टाइम, उस समय, यानी आधी रात के समय, सून रियून दियर हेल्थ, शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन, और बैड हेल्थ, और उनका बुरा स्वास्थ्य है, मस्ट इन द लॉन्ग रन, जब लॉन्ग रन का मतलब जब लंबे समय तक उनका बुरा स्वास्थ्य चलता है, तो हैव ए बैड इफेक्ट, तो बुरा प्रभाव पड़ जाता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, उनके कार्य के गुणों पर भी, कार्य की क्वालिटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, जल्दी उठना क्यों अधिक अच्छा होता है उपेक्षा की लेट उठने से। ठीक है, इसका आपने आंसर देख लिया, क्योंकि सुबह का जो रिफ्रेशिंग आवर होता है, तरोताजा करने वाला होता है, वो शरीर को एनर्जी देता है, ये आपके इसमें पहले में दिया हुआ है, और आदमी को प्लेंटी ऑफ द टाइम मिल पाता है, पूरा भरपूर समय मिलता है, वो दिन भर के कार्य बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि सुबह का उसने 2-4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, और शाम को वो एक्सरसाइज भी करता है जो शरीर के लिए जरूरी है, ये इसमें दिया हुआ है। वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, कुछ लोग कुछ महान विचारक बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात का तेल क्यों जलाते हैं, आधी रात को परिश्रम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड, इसमें जो बताया गया है, कुछ लोगों का माइंड आधी रात के समय बड़ा क्लियर होता है, और वो शांत वातावरण के अंदर अधिक अच्छी तरीके से कुछ लिख सकते हैं, इसलिए इसके अंदर बताया है। What are the advantages of both morning hours and evening and midnight hours? दोनों के फायदे बताने हैं, सुबह के समय के भी और रात के समय के भी। सुबह के समय के ये फायदे हैं जो इसमें दिखाए गए हैं कि सुबह जो जल्दी उठता है वो हैप्पीनेस और हेल्थ की तरफ बढ़ता है, और उसके पास काफी सारा समय हो जाता है, यानी कोई इंसान तो 10 बजे उठता है, कोई इंसान 5 बजे, तो 5 जो बीच के 5 घंटे होंगे वो आधे दिन का काम उसका जो जरूरी है वो निपटा देता है उसके अंदर, तो उसके पास यानी वो ही हैज द प्लेंटी ऑफ द टाइम, उसके पास भरपूर मात्रा का समय बच जाता है। ये तो सुबह का होता है। शाम के मिडनाइट का दिया हुआ है कि कुछ लोगों का माइंड जो होता है वो आधी रात के समय ही अच्छा कार्य, ये पिछले साल का पेपर है, ये सेम क्वेश्चन उसमें उसके अंदर आए थे। तो कुछ लोगों का माइंड उस टाइम क्लियर होता है और वो उस शांत वातावरण में बहुत अच्छा लिख सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, ये दोनों का फायदा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वर्क, देखो क्या प्रभाव दिया है, प्रभाव स्वास्थ्य का पड़ता है वंस वर्क, किसी के कार्य का। ये दिया है कि कोई इंसान अगर किसी कार्य को उस टाइम करता है जिस टाइम नहीं करना होता है, यानी शरीर नहीं चाहता है, जैसे आधी रात के समय, तो अगर लंबे टाइम तक वो शरीर के साथ जबरदस्ती करके रात को पढ़ेगा या कार्य करेगा, तो वो लंबे टाइम के बाद शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट डाल देगा। तो विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द नोइजी, देखो नोइजी का मतलब क्या होता है, शोर वाला, और इसके अंदर एक वर्ड आया था क्वाइटार, ठीक है, क्वाइटार, इसके अंदर दिया था क्वाइट हार, क्वाइट हार का मतलब होता है शांत समय, शांत घंटे या शांत समय, तो इसका जो अपोजिट है नॉइजी का ये होगा। और गिव द एंटोनिम ऑफ सिवरल, सिवरल का एंटोनिम बताना है इसके अंदर, सिवरल का इस पैरे के अंदर, सिवरल का मतलब होता है अनेक, सिवरल का मतलब होता है अनेक, और इसके अंदर इसका जो अपोजिट दिया हुआ है FEW फ्यू,
फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़े से, और सिवरल का मतलब होता है अनेक या बहुत ज्यादा, अनेक। गिव द सिनोनिम ऑफ रियून। रियून रियून का मतलब होता है नष्ट करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है नष्ट करना। ठीक है, देखो दोनों का मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है। ठीक है, ये रियून दिया हुआ है, तो रियून का जो अपोजिट होता सिनोनिम होता है पर्यायवाची, वो डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट करना होता है। रियून और डिस्ट्रॉय दोनों का मतलब होता है नष्ट करना। अब यहाँ सेक्शन बी है, राइटिंग का पोर्शन है। इसके अंदर क्या आता है आप लोगों को, जो सेम इस पेपर में है वैसा ही 2026 में आएगा। क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स। लिखिए कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक लेख किसी भी नीचे दिए हुए टॉपिक्स के ऊपर इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्द के बीच में लिखना है, लगभग 10 या 15 लाइन के बीच में करना है, 15 लाइन के आसपास। तो कौन कौन से हैं, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है, एक पहले वाला आर्टिकल ये है, या तो ये लिखना है। या टेररिज्म एट थ्रेट टू मैनकाइंड। ठीक है, टेररिज्म एक अभिशाप है इंसानियत के लिए, वो क्या है। इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर एक एसे डाला हुआ है प्रॉब्लम का, मास्टर एसे। वो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, चाइल्ड लेबर, डोरी सिस्टम, ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का एक मास्टर एसे डाला हुआ है प्रॉब्लम का। आपने बस केवल उसका नाम एक जगह लिख देना है, जिसका भी आता है, एक लाइन एक वर्ड के अंदर। बाकी सब पूरा का पूरा जो ऐसे है वो सबके अंदर चलेगा। आप उसको एक बार देखें, और जबरदस्त उसके अंदर, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है वो सब वो डाले हुए हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए या होते हैं। तो हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, किस प्रकार जिए एक अच्छा स्वस्थ जीवन, इसके ऊपर हमने यह अपने लेख लिखना था पिछले साल जो दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू एडिटर। एडिटर को एक पत्र लिखिए, ओपन लोकल न्यूज़पेपर, अपने जो लोकल का न्यूज़पेपर है उसके एडिटर संपादक को, अखबार के जो संपादक होता है छापने वाला, अबाउट द क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में, ऑफ योर सिटी विलेज और टाउन, जो तुम्हारे गांव कस्बे या शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उस नहीं हो रही है तो संपादक को लिखना है, अखबार को। देखो एडिटर का एक लेटर लिखा हुआ है, एक लेटर आपको मिलेगा, वो लेटर एडिटर का अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आता है लिखना, प्रॉब्लम की किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की, और एडिटर को लेटर लिखना है, तब भी वो चलेगा। अगर आपके मोहल्ले के अंदर पानी बहुत सारा भरा हुआ है बरसात के अंदर, तो भी वो चलेगा। रोड्स टूटे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा अथॉरिटी, तो भी वो एडिटर को चलेगा। और अगर आपके सफाई नहीं हो रही है, आपके गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो वो अगर ये लेटर भी आ जाता है, तो इसका भी आंसर एक ही लेटर के अंदर दिया हुआ है। एक लेटर कोई कंबाइन करके, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है वो, तो आप उसके अंदर देखोगे तो वो आपको एक ही लेटर एनफ होगा इन सब के लिए। दूसरा इसके अंदर लेटर दिया था, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए अपने जिले के, रिक्वेस्टिंग हिम और हर, उसे प्रार्थना करते हुए, टू टैकल दी ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन और विलेज, के आपके मोहल्ले गांव या कस्बे के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, उससे निपटने के लिए पत्र लिखिए। सेक्शन नंबर सी ग्रामर में क्या आएगा जी, सेक्शन नंबर सी में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए, टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए हुए प्रश्न को। ठीक है, जैसे तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये तो पिछले साल का है, इस साल कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक मास्टर पेपर रेडी हो रहा है, वो मिलने वाला है जल्दी ही। वो मास्टर पेपर ऐसा है, बस आपने अगर वो मास्टर इंग्लिश पेपर कर लिया तो उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही पेपर है, उसके अंदर सॉल्यूशन भी है, यानी क्वेश्चन भी है और साथ में ही आंसर भी है। सारी प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, रीडर, ग्रामर और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लेटर, एसेस, टोटल सब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं एक ही पेपर में डाल दिए गए हैं। वो आप एक पेपर देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जबरदस्त तरीके की हो जाएगी।
तो दैट विच इज कैन नॉट बी करेक्टेड एज कॉल्ड, जो चीज को सही नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? इनकरेक्टिबल, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेड या इनकोरिजिबल। तो क्या कहते हैं? इनकोरिजिबल। ए फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक कहावत है, कौन सी? ए बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब क्या होता है? ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। अगर जो आपने नहीं पता है कि कौन सी इडियम्स, कौन सी फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एक क्लास डाली हुई है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंटर के लिए फ्रेजेस या इडियम्स है, उसके अंदर एक ही क्लास में सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है आ गए हैं। छोटी सी क्लास है वो, 15 मिनट की आसपास की, तो उसमें देख लिए आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े की जड़। क्या थी? बोन मीन्स हड्डी और कंटेंशन। देखो आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। झगड़े की जड़, उसमें भी इसी तरह ट्रिक बताई हुई है। बोन मीन्स हड्डी है, कंटेंशन मीन्स झगड़ा। दो कुत्ते होते हैं, उनके बीच में अगर एक हड्डी डाल दें तो ऑटोमेटिकली उसके लिए झगड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, या रीजन ऑफ क्वेरल। रीजन ऑफ क्वेरल झगड़े का कारण। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का सिनोनिम क्या है? फ्रैंक का सिनोनिम क्या दिया हुआ है? देखो सिनोनिम और मीनिंग और सेम वर्ड, इन सब का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या है फ्रैंक का? और अगर ऑपोजिट या फिर एंटोनिम, ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है विलोम शब्द। क्या है? उस शब्द का जो वो देंगे एग्जाम में, आपने ध्यान रखना। तो फ्रैंक का जो पर्यायवाची दिया है वो कैंडिड है। कैंडिड, इनका मतलब स्पष्ट क्लियर होता है, साफ। तो द एंटोनिम ऑफ एंशियंट, इसमें पूछ लिया एंटोनिम यानी विलोम शब्द। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन काल। क्या होता है? प्राचीन काल। और प्राचीन काल का हिंदी में जो विलोम शब्द होता है वो होता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल की हिंदी क्या होती है? मॉडर्न एज। तो इसका एंशियंट का अपोजिट क्या है? मॉडर्न। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिंटैक्स के अंदर से है, सिंटैक्स आपका चैप्टर। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा वर्ड गलती है। तो इसके अंदर क्या है? ए गलती है, इसके अंदर आना चाहिए दी। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य, सत्य बोलो। तो यहाँ पर क्या आएगा? द, ये गलत है। ये सिंटैक्स है, यानी एग्जाम में आपको मिलेगा सेंटेक्स, तो आपने करेक्ट करके बताना है क्या है। तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, कौन सा शब्द गलत था उसके अंदर? ए, ठीक है, क्या आना है वहां पर? द। चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनका इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। देखो ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? आई, तो ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपकी समझ में नहीं आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कंप्लीट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जितनी 8 टाइप्स होती हैं, सारी 8 की 8 टाइप्स डाल दी गई हैं चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले टाइप यूनिवर्सल ट्रूथ की होती है, केवल जिसमें दैट और टोल्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी चेंज करने वाली, जिसमें रूल चेंज करते हैं। थर्ड वाली फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होती है, इफ वाली। फोर्थ नंबर पे कौन सी होती है? जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू एस टाइप होती है, वो वाली होती है। उसके बाद लेट वाली है, लेटस वाली है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी है। 8 के 8 टाइप सारी डाल दी गई है। तो इसके अंदर देखो ये तो दूसरे वाली टाइप है चेंज करने वाली, तो ही तो सेम रहेगा। सेड टू की जगह क्या आएगा? टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। यहाँ आएगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। और आई को इससे चेंज करते हैं। देखो जहां डायरेक्ट इंडेक्स समझाए थे वहां भी बताया था। ये जो सेंटेंस होता है ये होता है रिपोर्टर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिसनर सुनने वाला, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट या सेंटेंस होता है। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर अगर कहीं पर भी आपको आई, माई और मी मिल जाए, इन तीनों वर्डों का संबंध केवल इससे होता है। और पूरे सेंटेंस में यदि यू और योर मिल जाता है तो उसका संबंध इससे होता है। ये आपने ध्यान, यू योर कहीं भी मिलता है इससे संबंध है, आई माई मी का संबंध इससे होता है। तो आई का संबंध किससे है? इससे, ही से। अगर यहाँ लड़का है तो ही करेंगे, लड़की है तो सी करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ? ही। अब देखो
आई के साथ देखो एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, आई के साथ तो प्रयोग होता है शैल, ही के साथ प्रयोग होता है विल। अब विल को चेंज करेंगे वुड में, तो यहां आएगा वुड। क्या आएगा? वुड। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प। और आपको बताया यू किससे बदलेगा? इससे। अगर यहाँ लड़की है तो हर करेंगे, यहाँ वर्ब के बाद में हिम या हर आता है। अगर लड़का है तो हिम करेंगे, लड़की है तो हर करेंगे। अगर यहाँ लड़का लड़की कोई नहीं है, मी है, तो क्या करेंगे? मी का मी ही आएगा, मी। ठीक है। और टुडे को किस में बदलते हैं? दैट डे में, दैट डे। नेक्स्ट देखते हैं जी। ही सैड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। ही क्या कहा कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये क्या दिया है? ये आपका जो दिया हुआ है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर से दिया हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां आएगा बैड, BAD। ही बैड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड एक हैप्पी गुड मॉर्निंग, ए हैप्पी मॉर्निंग या ए गुड मॉर्निंग, आप दोनों कुछ लिख सकते हैं, ए गुड मॉर्निंग। अब आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। अब इसकी जगह आप दूसरा वर्ड विश्ड भी प्रयोग कर सकते हैं, विश्ड। विश्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड ए गुड मॉर्निंग, उसने अपने दोस्त को विश की ए गुड मॉर्निंग। एक बार क्लियर साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। देखो, ही विश्ड हिज फ्रेंड ए गुड मॉर्निंग, उसे अपने दोस्त को एक शुभ प्रभात विश किया। एंड और आस्कड, एंड आस्कड, ठीक है, एंड आस्कड जी, एंड आस्कड, और पूछा। क्या पूछा? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। हाउ आएगा इसमें, तो हाउ। अब यू किससे बदलेगा? यू बदलेगा इससे, हाउ ही। और जमार किस में बदलेगा? वाज वर्ब में, हाउ ही वाज। ठीक है, ये इसका इनडायरेक्ट है, चेक कर लेना, बिल्कुल राइट है। उसके बाद कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टेड। देखो ये क्या करना है? ही वॉज ए टायर्ड और ही कुड नॉट रन। ही वॉज ए टायर्ड, ही कुड नॉट रन। ठीक है, तो इसका सिंपल बनाना है। वह थका हुआ है और वह दौड़ नहीं सका। तो बिल्कुल सिंपल है, ही वॉज टू टायर्ड टू रन। वह इतना थका हुआ था कि दौड़ नहीं सका। ही वॉज ए टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये ना कंप्यूटर में टाइप करते टाइम कहीं पर एक दो वर्ड की मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। तो ही वॉज टायर्ड और ही कुड नॉट रन, यहाँ पर सो या टू आ सकता है। ही वॉज टू टायर्ड, और या फिर सो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, वह इतना थका हुआ था वह दौड़ नहीं सका। तो ही वॉज टू टायर्ड टू रन, वह इतना थका हुआ था कि दौड़ नहीं सका। ठीक है, और इसी तरीके से इसका क्या बनाना है? इसका कंपाउंड बनाना है। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। देखो, चोर को दंड भी दिया गया और चोर को फाइन भी लगाया गया। देखो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एक्सरसाइज देखने के लिए, जबरदस्त ट्रिक से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल आसान है। कुछ वर्ड कंपाउंड के होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के होते हैं, बस आपने ध्यान रखना है। उनकी हिंदी भी आपको दिखाई जाएगी कि क्या क्या उनकी हिंदी होती है। कॉम्प्लेक्स का वर्ड लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स के और कंपाउंड के थोड़े थोड़े से शब्द हैं, 10 12 अगर आपने वो तैयार कर लिए तो कंपाउंड का वर्ड आ गया सेंटेंस में तो कंपाउंड का बन गया वो, कॉम्प्लेक्स का आ गया तो कॉम्प्लेक्स का। जैसे एंड है, तो एंड किसका होता है? कंपाउंड का वर्ड होता है। अगर सेंटेंस के दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमने बीच में एंड लगा दिया तो क्या हो गया? वो सेंटेंस किसका हो जाएगा? कंपाउंड का बन जाएगा। जस्ट कुछ नहीं करना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में यही होता है। तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टेड जी, इसे क्या करना है? इसका क्या करना है? नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में जी। डिग्री
कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसकी क्लास डाल दी गई है, आप ध्यान से देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल देके बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। अब देखिए, देखो, नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। नैनीताल इतना ठंडा नहीं जितना, देखो, नैनीताल इज नॉट सो हॉट, नैनीताल इतना गर्म नहीं जितना कि आगरा है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, नैनीताल इज नॉट सो हॉट, नैनीताल इतना गर्म नहीं है जितना कि आगरा है, यानी ज्यादा गर्म कौन है, आगरा है। तो इसका कंपैरेटिव बनाना है, यानी आगरा अधिक गर्म है नैनीताल की अपेक्षा, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी, तो ये इधर आएगा, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये बिल्कुल राइट है, चेक कर लें। तो आगरा इधर लगा देंगे और नैनीताल इधर आ जाएगा, और ये इसमें लगा देंगे सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं एडजेक्टिव डिग्री के। एक जैसे एक तो ये आ गया कि शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, एक टाइप ये है। दूसरा, शिमला इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। थर्ड वाला है कि शिमला इज कोल्डर देन मसूरी या नैनीताल इन इंडिया। तो 3 टाइप होते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के, और इनके 3 ही आगे बनते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसका बनाना है इंट्रोगेटिव। ठीक है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी शान कभी कम नहीं हो सकती। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएगा, ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर करा दिया गया है, आप क्लास देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का मतलब होता है एक सेंटेंस का रूप दूसरे सेंटेंस के रूप में बदल देना, एक ही सेंटेंस को, पर उसका मतलब जो मीनिंग है वो सेम रहे। ठीक है, जैसे यह पेन छोटा है, इसका नेगेटिव बनाना है, तो यह पेन बड़ा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। यह चाकू तेज है, तो यह चाकू कुंद या खुंडा नहीं है। मेरा भाई मोटा है, यानी मेरा भाई पतला नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन मतलब दोनों का सेम है, तो इसमें सेम रखते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में बार बार आता है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी शान कब कम हो सकती है, तो उनकी शान कभी भी कम नहीं हो सकती। दोनों का मतलब सेम है। ये सेंटेंस जो है आपका एडजेक्टिव है और ये इंट्रोगेटिव है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, किसी एक को करेक्ट कर दीजिए। तो दोनों को करेक्ट करेंगे भाई। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। देखो, अब देखो आपको जब प्रीपोजिशन बताई थी, क्लास प्रीपोजिशन की डाली हुई है, उसमें बताया था कि सुपीरियर, इंफीरियर और भैया प्रेफर, इंजीरियस और एक सीनियर, एक जूनियर। देखो, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर और इंजीरियस, इन सब के बाद में टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं होता है। एग्जाम में बार बार देन देते हैं, आपने टू ध्यान रखना है। एग्जाम में पॉइंट कोई सा भी इनमें से आ सकता है, ये 6 के 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या लगना है, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ठीक है, और देखिए इस सेंटेंस में भी एक पॉइंट है बहुत बढ़िया, इफ आई विल कम, यदि मैं आऊंगा तो आई शैल गो विद हिम, मैं उसके साथ जाऊंगा। देखो, जब भी दो सेंटेंस दोनों फ्यूचर में हो, यदि तुम मेरे पास आओगे, कोई सेंटेंस है, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दोनों में गागी लगा हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंसों में से जो पहला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, और दूसरा फ्यूचर में बनाया जाता है। यदि इस, यानी ऐसा बनाया जाएगा, यदि तुम मेरे पास आओगे नहीं, यदि तुम मेरे पास आते हो, यदि तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऐसे इसकी इंग्लिश बनेगी। तो इसमें यानी पहले यहां पर क्या आएगा, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो आई शैल गो विद हिम।
सारी चीज़ों की डिटेल क्लास देखने के लिए, मास्टर पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश 100 नंबर की भैया, काफ़ी सारे बच्चों ने जो 90 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो आप भी कर सकते हो। यूज एनीवन, देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स वर्ड्स, प्रयोग करिए किसी एक दिए हुए जोड़े को शब्दों के, इन योर अवन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस, अंतर बताने के लिए, इन दियर मीनिंग्स क्लियर, इनके मीनिंग के अंदर क्लियर और अंतर बताने के लिए। देखो देखो यहाँ पर एम्पायर और अंपायर दो वर्ड हैं, देखने में इसकी जब प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम सा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है, दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। एम्पायर और अंपायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायर का मतलब, और अंपायर का मतलब होता है निर्णायक। साम्राज्य और निर्णायक, ये एम्पायर है और ये साम्राज्य है, ये है निर्णायक है, ये साम्राज्य है, ये है निर्णायक, जो अंपायर खड़ा होता है टीम के अंदर, मैच के अंदर। और चेक, ये चेक होता है जांच करना, और ये चेक होता है जो चेक भरा जाता है बैंक में, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। देखो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा सागर है, जो सीखना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। ट्रांसलेशन करना ही असली चीज होती है इंग्लिश के अंदर, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसके लिए इस चैनल पर MBS क्लासेस डाली हुई हैं, मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। यह एक बिल्ली है, यह कुत्ता है, दिस इज ए काउ, दिस इज ए डॉग, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ये यहाँ से स्टार्ट करके और टॉप लेवल तक के सेंटेंस उसके अंदर डाले हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, बिल्कुल आसान। और हर क्लास के अंदर वो वोकेबलरी फ्री दी हुई है, वोकेबलरी जो होती है वो शब्दकोश, वर्ड मीनिंग, वर्ब्स, वो साथ में फ्री है, यानी सब है तो फ्री, लेकिन वो भी इसके अंदर क्लास के दिया हुआ है। तो आप वहां पर देखिए, इसका आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये पिछले साल आई थी, तो इस साल कौन सी आएगी पता नहीं है, लेकिन आप वो क्लास देखिए तो मजा आएगा। सेक्शन डी में लिटरेचर है, यानी आपके जो प्रोज पोएट्री, इसके अंदर पिछले साल कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस बार किस क्वेश्चन की आने की उम्मीद है, उसके लिए मास्टर पेपर रेडी कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन इसमें साथ में ही है। एक पेपर बना रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, पूरा पेपर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, बस आपने वो तैयार कर लेना है इंग्लिश के अंदर। और भैया आप उस पेपर को, गारंटी है, आप अपने अगर सर को भी चेक कराओगे, टीचर को भी, तो वो टीचर भी कहेगा कि भाई इससे बाहर तो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर सारा ही मैन सिलेबस का इंक्लूड कर दिया है, डाल दिया गया है जी। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, लगभग 60 वर्ड के अंदर आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रीजन दैट मैड एम हैमल, मिस्टर एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही was going to teach on that fateful day was is to be the last lesson, ठीक है, is to is the जी लास्ट लेसन, कि एम हैमल को क्यों डिक्लेयर करना पड़ा, क्या कारण था डिक्लेयर करना पड़ा ये बात, कि भैया आज के दिन ही लास्ट लेसन है फ्रेंच पढ़ाने का, उसके बाद जो फ्रेंच है वो भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि फ्रेंच को भी समझ में आ गया था, फ्रेंच को। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट लेसन है। या फिर हु वाज रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप सेलर, रैट मीन्स चूहे और ट्रैप मीन्स चूहेदानी होती है, जिसके अंदर चूहे पकड़ते हैं। तो रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था और किस प्रकार वो चूहेदानी को बनाता था तारों से, ये क्वेश्चन है रैट ट्रैप के अंदर से। और व्हाट द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब है, ये सीमापुरी वाले चैप्टर में से है। तो कूड़े के अंदर बच्चे कीमती छोटी छोटी चीजें जो ढूंढते हैं, उसके अंदर से है व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, इसके अंदर वो क्या ढूंढते हैं, क्या पाते हैं। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, इंस्ट्रक्टर दिशा निर्देश देने वाला, शिक्षक ट्रेनर क्या करता है, टू ट्रेन प्रशिक्षण देने के लिए डगलस को क्या क्या करता है, ठीक है, द डीप वाटर के अंदर ये है, उससे लिया गया। और आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये लिख रहे हैं आपने लॉन्ग क्वेश्चन। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस डिमांड कंपेंशंस
फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, क्या बेसिक आधार था जिसके ऊपर इंग्लिश ओनर, इंग्लिश जो मालिक थे अंग्रेज, द इंग्लिश अंग्रेज को बोलते हैं, इंग्लिश माने अंग्रेजी होती है, द इंग्लिश माने अंग्रेज होता है। अंग्रेज जो मालिक थे वो इंडिगो प्लांटेशन के, नील की खेती का जो पौधे लगाए गए थे, नील की खेती थी, उससे क्या मुआवजे की मांग करते हैं, किससे? शेयर क्रॉपर से, जो वो होते हैं, किसको? बटाईदार जिसको बोलते हैं, बटाईदार जमीन किसी को दे देते हैं बटाई पर, भाई तुमने लगाना है और ये इसमें से तुम्हारा इतना हिस्सा है, बाकी मुझे देना है। तो ये उस चैप्टर के अंदर से इंडिगो चैप्टर के अंदर है, गांधी जी वाला इंडिगो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर से। तो किस प्रकार मुआवजे की मांग करते हैं शेयर क्रॉपर से वो अंग्रेज लोग, इसका वर्णन करना है। उस मास्टर बेसिक क्लास के अंदर एक चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन डाला हुआ है बस, और आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है डेफिनेटली वही लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल वो सटीक ऐसे तैयार किया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आता है सारे का सारा चैप्टर का जो समरी उसके अंदर इंक्लूड की गई है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग ग्लास इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, उल्लेख कीजिए परेशानियों का जो कार्य करते हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के अंदर, कांच की चूड़ियां बनाने वाली जो उद्योगों के अंदर काम करते हैं लोग, उनकी क्या क्या परेशानी है। और रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, पढ़िए इस एक्सट्रैक्ट को, पैरे को ध्यानपूर्वक, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड आंसर उत्तर दीजिए क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे उत्तर दिए हुए हैं जी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी कैन टीचर्स हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है, बता सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स टू डैड, जब एज वैन एवरीथिंग सीम्स टू डैड, जब हर एक चीज मर्द सी दिखाई देती है। एंड लेटर प्रूव्स, और बाद में टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित सी महसूस होती है। नो आई काउंट अप, अब मैं गिनती करता हूं, टू 12, 12 तक। एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत हो जाइए। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये कीपिंग क्वाइट नामक से है। तो आप देखिए, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीचर्स, टीच अस, कौन सा लेसन हमें सिखाती है पृथ्वी, यानी धरती से हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है। व्हाट रेमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, कौन से, देखो व्हाट रेमेन्स, कौन से अवशेष, इसमें होता है अवशेष, जीवित रह जाते हैं जब प्रत्येक चीज मर्त दिखाई देती है। प्रश्न छांटने हैं। व्हाट डज द पोएट पोएट आस्क अस टू डू, कभी हमें क्या करने के लिए बोलता है? वो कीप क्वाइट के लिए बोलता है कि कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि ये जो पोयम लिखी हुई है ये वर्ल्ड वार के समय लिखी हुई है, विश्व युद्ध के समय लिखी हुई है। तो पोएट कहता है कि कुछ समय के लिए सभी वार रोक दो, अपने बातें भाषाएं रोक दो, बात करना रोक दो, और कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, खुद आत्मनिरीक्षण कीजिए, ताकि पता चले कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। ये उस टाइम की कविता है। राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है द ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स जी की है, तो उसके ऊपर सेंट्रल आइडिया लिखना है। या एंड जेनिफर टाइगर के ऊपर लिखना है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास जी, माधवी कुट्टी भी बोलते हैं, माधवी कुट्टी, और कमला दास जी का दूसरा जो नाम है, और माई मदर एट 66 जो उनकी कविता है। ठीक है, आपको केवल 4 पोयम के सेंट्रल आइडिया कराए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से, उस मास्टर पेपर के अंदर जो हैं, उन चारों में से डेफिनेटली आपको मिलना है, और वो भी हिंदी के साथ में। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर दीजिए इन अबाउट 40 वर्ड्स के अंदर। व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ, डॉक्टर सदाउ ने क्या किया था? टू डू इंश्योर द सेफ एक्सिल ऑफ, एक्सिल है यहाँ पर, सेफ एक्सिल, एग्जिट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ एग्जिट या एक्सिल, सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर जी। व्हाट डिड द डॉक्टर सडाउ, डॉक्टर सडाउ ने क्या किया? टू इंश्योर द सेफ एग्जिट, उस अमेरिकन सोल्जर का सेफ एग्जिट करने के लिए, सुरक्षित बचाकर निकालने के लिए क्या पक्का प्रतिबंध किया था डॉक्टर सदाउ ने। ये है द इनेमी नामक चैप्टर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर कैसा इन्वायरमेंट, वातावरण है, ये अंटार्कटिका नामक उस चैप्टर से है, अंटार्कटिका जिसके अंदर दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल,
ये चार्ली वाला चैप्टर है, द थर्ड लेवल। वॉट वाज थर्ड लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ स्थित है। वॉट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जो एस्ट्रोलॉजर है ज्योतिषी, उसका क्या प्रिडिक्शन थी, क्या भविष्यवाणी थी अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की डेथ के ऊपर, कि तुम्हारा जो सोवा टाइगर होगा ना वो राजा को मार देगा, ठीक है, तो उससे इसमें सावधान रहना है। तो ये टाइगर किंग के अंदर से लिया हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखो जिसके अंदर 80 वर्ड्स दिए हुए उसके अंदर 8 या 10 लाइनें लिखनी है, जिसके अंदर 40 वर्ड्स दिए हुए उसमें 4 या 5 लाइनें लिखनी है वहां नोटबुक के अंदर। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, किस प्रकार से अंटार्कटिका का अध्ययन लाभदायक है हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है, और व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव, किस तरह का बगीचा या बाग वह रखता है। जी ये एक पेपर था जो पिछले साल आया हुआ था, ये सेट नंबर 1 है। अब एक सेट नंबर 2 डाला जाएगा और उसके बाद मास्टर पेपर इंग्लिश का डाला जाएगा, जिसके अंदर पूरी इंटर का ग्रामर भी, लिटरेचर भी, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट और वो क्या नाम आपका जो रीडिंग कंप्रीहेंशन और स्टोरी वगैरह सब कुछ इंक्लूड होंगे। उसके अंदर 4-5 वो स्टोरी डाली जाएंगी जिनकी उम्मीद है, 3-4 लेटर वो डाले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।